आप सभी का स्वागत। आज इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 10 की। 9 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूं। पिछले लेक्चर में हमने वर्ग 16 को शुरू कर दिया था और वर्ग 16 में मैंने आपको वर्ग 16 के तत्व कौन कौन से हैं, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी और इसके अलावा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ा दी थी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम अगला पॉइंट लेंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिया था सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और मैंने बताया था कि वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 16 हम पढ़ रहे हैं। वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np4 होता है, यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था परमाणु आकार। परमाणु आकार में मैंने आपको दो बातें बताई थी। नंबर 1, वर्ग 16 के तत्वों का परमाणु आकार अपने आवर्त के वर्ग 15 के तत्वों से कम होता है, क्योंकि अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, कारण कोषों की संख्या बढ़ने के कारण, और दूसरा कारण मैंने आपको बताया था परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के कारण। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमने लिया था आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी में भी आपको मैंने दो बातें बताई थी। नंबर 1, वर्ग 16 के तत्वों का आयनन विभव या वर्ग 16 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी से कम होती है, अर्थात वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है, क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस कारण से वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी अपने आवर्त के वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होता है या होती है आयनन एंथैल्पी। उसके बाद में चौथा पॉइंट हमने लिया था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में मैंने आपको बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में कमी आती है, परंतु सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होती है? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का वर्ग 16 में जो क्रम आया था वो था सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने वर्ग 16 में पढ़ लिए थे। आज हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे, और जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता के बारे में मैंने आपको वर्ग 15 में भी पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। परमाणु आकार में वृद्धि होती है, और परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण से विद्युत ऋणता में क्या आती है? कमी आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में क्या आती है? कमी। विद्युत ऋणता में कमी आती है, कारण परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण। कारण क्या होगा इसका? परमाणु आकार
में वृद्धि होने के कारण, परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण। तो बताओ वर्ग 16 में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी? ऑक्सीजन की। उससे कम किसकी होगी? सल्फर की। उससे कम किसकी होगी? सेलेनियम की। उससे कम किसकी होगी? टेलुरियम की। और सबसे कम किसकी होगी? पोलोनियम की। तो ये विद्युत ऋणता का क्या है? क्रम बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता। बोर्ड परीक्षा में इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया था, या तो आपसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेगा NH2 NP4। आयनन विभव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ग 16 के तत्वों का आयनन विभव अपने आवर्त के वर्ग 15 के तत्वों से कम क्यों होता है? क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? स्थायी होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या बनता है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होती है? विद्युत ऋणता में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो 5 पॉइंट हमने ले लिए। छठा पॉइंट हम लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। छठा पॉइंट क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था की बात हमने वर्ग 15 में भी की थी। मैंने आपको बताया था कि वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं सामान्य रूप से 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, -3, +3 और +5। कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं मैंने बताई थी वर्ग 15 में आपको? -3, +3 और +5। यदि हम वर्ग 16 के तत्वों की बात करें तो वर्ग 16 के जो तत्व हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है -2, +2, +4 और +6। ये 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जब आप वर्ग 16 पढ़ रहे हैं तो वर्ग 15 से उसकी तुलना करते हुए चलेंगे, और जब वर्ग 17 पढ़ो तो उसकी तुलना आपको वर्ग 16 और वर्ग 15 से करनी है। तो बताइएगा यहाँ पे यदि हम तुलना करें तो वर्ग 15 के जो तत्व थे वो सामान्य रूप से कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहे थे? -3, +3 और +5। और यदि हम बात करें वर्ग 16 के तत्वों की तो वर्ग 16 के जो तत्व हैं वो सामान्य रूप से -2, +2, +4 और +6, -2, +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को आपको अच्छे से क्या रखना है? याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा, अब हमें ये देखना है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं यानी ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर, तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं इनका स्थायित्व बढ़ता है या घटता है? कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है और कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व घटता है? ये चीज हमें यहाँ पर समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे -2 ऑक्सीकरण अवस्था की। देखिएगा, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो बताओ बच्चों क्या होता है? वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि। धात्विक गुणों में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि आयनन विभव में क्या आती है? कमी। तो हम कह सकते हैं आयनन विभव में क्या आती है? कमी। आयनन विभव में कमी आने का मतलब है, या फिर मैं यूं कहूं धात्विक गुणों में वृद्धि होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और मुझे एक बात बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो इसका मतलब है
कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति में क्या आएगी, कमी। समझ रहे हो मेरी बात को आप? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। धात्विक गुणों में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि आयनन विभव में क्या आती है, कमी। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि या आयनन विभव में कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम। और जब ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होगी तो बताओ -2 ऑक्सीकरण अवस्था की जो प्रवृत्ति है, जो स्थायित्व है, वो क्या होगा, कब होगा। क्योंकि माइनस आवेश तो कब आता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति तो कम होती जा रही है, त्यागने की बढ़ रही है, तो ग्रहण करने की क्या होगी, कम। और ग्रहण करने की कम होगी तो माइनस आवेश आने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -2 ऑक्सीकरण अवस्था का -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम होता है और -2 के जस्ट अपोजिट क्या है, +2। तो बताओ +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो मान लो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ ले कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -2 का स्थायित्व कम क्यों होता है, +2 का क्यों बढ़ता है, तो इसका आपका कारण क्या होगा, आपका कारण होगा कि वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है, या फिर आप कह सकते हो आयनन विभव में क्या होती है, कमी होती है, या फिर आप दोनों को लिख सकते हो कि वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि एवं आयनन विभव में कमी होने के कारण से -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है और +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। इसका मतलब ये जो 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, इनका स्थायित्व आपको धात्विक गुणों या आयनन विभव के द्वारा समझाना है। अब हम बात करेंगे +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की। इन दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व समझाने के लिए अक्रिय युग्म प्रभाव की सहायता ली जाती है, यानी हम कह सकते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव के द्वारा +4 और +6 का स्थायित्व समझाया जाता है। याद कीजिएगा वर्ग नंबर 15, वहां पर मैंने आपको 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य रूप से बताई थी और मैंने आपको बताया था कि -3 का जो स्थायित्व है उसको हम आयनन विभव या धात्विक गुण के द्वारा समझाएंगे और +3 और +5 का जो स्थायित्व है वो किसके द्वारा समझाया जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव के द्वारा। तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो नाभिक के द्वारा S उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ता जाता है और P उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। जैसे ये S उपकोष है और ये P उपकोष है, तो S पर आकर्षण बढ़ेगा। S पर आकर्षण बढ़ने का मतलब है S उपकोष के इलेक्ट्रॉन की सक्रियता, बाहर निकलने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और P उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की सक्रियता बढ़ती जाएगी, यानी उस P उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रवृत्ति में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो देखिएगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP4, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर S उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ेगा, S उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ेगा, S उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ेगा, P उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होगा। P उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या होगा, कम होगा, और P उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होगा तो P उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
और s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रवृत्ति में क्या आएगी, कमी। s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ रहा है और p उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो रहा है, तो s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रवृत्ति, त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और p उपकोष की बढ़ेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि p उपकोष से कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो पाएगा, 4 का। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और 6 इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति में क्या आएगी, कमी। तो 6 इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति में यदि कमी आएगी तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटेगा और +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटेगा और +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं कि पोलोनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है किसकी तुलना में, पोलोनियम +6 की तुलना में। पोलोनियम +4 ज्यादा स्थायी होता है पोलोनियम +6 की तुलना में। कारण बताइएगा। तो इसका कारण होगा अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या कारण होगा बच्चों इसका, अक्रिय युग्म प्रभाव। पोलोनियम +4, पोलोनियम नीचे नीचे आता है ना, ये देखो पोलोनियम नीचे नीचे आता है, वर्ग में ऊपर से नीचे गए। पोलोनियम में क्या होगा, +6 कम स्थायी हो जाएगी, +4 क्या होगी, ज्यादा स्थायी। तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आपको अक्रिय युग्म प्रभाव से समझाना है। तो +4 +6 का क्वेश्चन आए तो अक्रिय युग्म प्रभाव, और -2 +2 का क्वेश्चन आए तो आपको आयनन विभव और धात्विक गुणों के द्वारा स्पष्ट करना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये हमने बात कर ली ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। अब हम बात करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है इस वर्ग का वो है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता की यदि हम बात करें तो सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है वो हैलोजन के साथ है, H2 के साथ। किसके साथ है, H2 के साथ। अब देखो जितना बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उतना ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। ना तो बोर्ड परीक्षा में ना किसी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से कोई ज्यादा विशेष क्वेश्चन आता है, नहीं आता। संरचना का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसका क्वेश्चन पूछा जाता है, संरचना का। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वर्ग 16 के तत्व हैलोजन के साथ क्रिया करके 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि कितने प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, 3 प्रकार की। हैलोजन के साथ क्रिया होगी तो बच्चों बताओ क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। वर्ग 15 में भी मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाशीलता पढ़ाई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के हैलाइड बनते हैं, EX3 और EX5। वर्ग 15 की बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन से हैलाइड, EX3 और EX5। यदि हम बात करें वर्ग 16 के तत्वों की, तो वर्ग 16 के जो तत्व हैं वो हैलोजन के साथ क्रिया करके 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। आप कहोगे कौन कौन से सर, देखो EX2, EX4 और EX6। कितने प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, 3 प्रकार की, EX2, EX4, EX6। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि फ्लोरीन के हैलाइड सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं और आयोडीन के हैलाइड सबसे कम स्थायी होते हैं। फ्लोरीन के हैलाइड सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं और आयोडीन के हैलाइड सबसे कम स्थायी होते हैं। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है, अच्छे से एडजस्ट हो पाता है और इसकी विद्युत ऋणता क्या है, सबसे ज्यादा। और आयोडीन का आकार सबसे ज्यादा है और विद्युत ऋणता क्या है, सबसे कम। इसीलिए फ्लोरीन के जो हैलाइड हैं वो सबसे ज्यादा स्थायी होंगे और आयोडीन के हैलाइड सबसे कम स्थायी होंगे। तो हैलाइडों के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं ई क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमन जो हैलाइड बनते हैं वो सल्फर के बनते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे SF2, SF4,
और SF6। ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ले लिए। अब देखिएगा एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो SF4 का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण याद होना चाहिए, और एक SF6 की संरचना। हालांकि संरचना और संकरण का टॉपिक आप 11वीं क्लास में पढ़ के आते हो, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको पूरे चैप्टर की जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका जो भी हाइब्रिडाइजेशन है यानी संकरण है उसको एक साथ पढ़ाऊंगा। बीच में लेने से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। फिलहाल मैं आपको SF4 और SF6 की संरचना और इसका जो संकरण है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो SF4 की यदि हम बात करें तो सल्फर के बायतन कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ साझा करने में क्या आ गए? काम में आ गए। इसका मतलब 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। सल्फर के पास 6 होते हैं, 6 में से 4 तो फ्लोरीन के साथ काम में आए। कितने बचे बच्चों? कितने बचे? 2 बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर बच गया। तो बताओ 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 5। 5 का मतलब संकरण क्या होगा? sp3d। और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि sp3d संकरण होने पर जो बेसिक ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम सल्फर लगा देंगे। अब आपके पास कितने फ्लोरीन है? 4 फ्लोरीन है, और यानी 4 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लोन पेयर। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर में लोन पेयर को हमेशा निरक्षीय स्थितियों पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? निरक्षीय स्थितियों पर। हमारे पास एक लोन पेयर है तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब बताओ कितने बॉन्ड पेयर है? 4। 4 बॉन्ड पेयर का मतलब 4 फ्लोरीन, तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो के शेप है। क्या है? के शेप, के आकृति। सर ये तो उल्टा है भैया। आप कहोगे सर ये तो उल्टा के है, तो उल्टा के बोलो। सर ये ऐसे ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा? उल्टा के है। नहीं भैया, के ही होता है, उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर कैसे है? उल्टा सीधा है। ये क्या है? उल्टा। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है? आप कहोगे मार्कर है। आप ऐसे थोड़ी कहोगे सीधा मार्कर की उल्टा मार्कर, मैंने ऐसे पकड़ रखा है। मैं आपसे पूछूं क्या है? आप ये कहोगे क्या उल्टा मार्कर है? आप कहोगे मार्कर है। चाहे इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, मार्कर मार्कर होगा, चाहे उसको उल्टा सीधा कैसे ही कर लो। ये के ही रहेगा, उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं यहाँ पर। तो आकृति होगी के शेप। कैसी आकृति होगी? के शेप। शेप का मतलब आकृति। या फिर इससे बेटर नाम इसका है सीसो। सीसो आकृति। सर ये सीसो क्या होता है? कभी आप कहीं घूमने गए हो किसी गार्डन वार्डन में, तो वहां पे आपने एक झूला देखा होगा। वो झूला जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है। ये वाला बच्चा जब प्रेशर लगाता है तो नीचे जाता है, तो ये बच्चा ऊपर जाता है। फिर ये जोर लगाता है तो नीचे आता है, ये कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो ये जो झूला है ना, ये झूला के जैसा ही होता है। इस झूले का नाम होता है सीसा। क्या नाम होता है? सीसा नाम होता है। इसलिए इस आकृति को कहते हैं सीसा आकृति। क्या कहते हैं बच्चों? इसको सीसा आकृति कहते हैं। और इससे भी बेटर नाम है विकृत चतुष्फलकीय। 3 नाम है इसके। विकृत चतुष्फलकीय सबसे बेटर नाम इसका है। विकृत चतुष्फलकीय, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। सर विकृत चतुष्फलकीय कैसे हुआ? ये देखो, ये आकृति कुछ इस प्रकार की है। ये क्या है? इस प्रकार की है कि नहीं? बताओ ये क्या है? चतुष्फलक है कि नहीं है? ये क्या है? चतुष्फलक। इस चतुष्फलक को यदि मैं विकृत कर दूं, विकृत करने का मतलब बॉन्ड्स को थोड़ा मैंने घुमा दिया। जैसे ही चतुष्फलक के बॉन्ड्स को यदि घुमाया जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर किया जाता है, उसको विकृत किया जाता है, तो के आकृति बनती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विकृत चतुष्फलकीय। तीनों ऑप्शन, मान लो आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठे हो और तीनों ऑप्शन आगे ए बी सी करके, एक आपको चुनना है, तो सबसे बेटर क्या होगा? विकृत चतुष्फलकीय। सर ये क्यों होगा सबसे बेटर? क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का वर्ड आ रहा है चतुष्फलक। केमिस्ट्री का वर्ड आ रहा है। चतुष्फलक जो वर्ड है वो रसायन विज्ञान का एक शब्द है। आप घर में तो इसको काम में लेते नहीं हो। कभी लेते हो क्या कि ये जो चीज पड़ी है चतुष्फलक की आकृति की? नहीं। जब केमिस्ट्री जो पढ़ता है उसे ही चतुष्फलक का क्या होता है पता होता है। तो विकृत चतुष्फलकी, उससे सबसे अच्छा ये हो गया, उससे कम अच्छा सीसा और उससे कम अच्छा के शेप। ठीक है। वैसे बोर्ड एग्जाम में आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो, तीनों ही क्या माने जाएंगे? सही। इसे डेकुली संरचना भी कहा जाता है।
कुछ बुक्स में लिखा रहता है डेकुली संरचना, तो डेकुली भी इसको कहा जाता है। तो SF4 की संरचना आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे SF6 की संरचना की। SF6 की संरचना, देखो सल्फर के बाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो गए। कोई लोन पेयर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 काम में आ गए फ्लोरीन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि संकरण क्या होगा? sp3d2। sp3d2 6 बॉन्ड पेयर, एक S हो गया, 3 P हो गए, 2 D हो गए, टोटल कर लो 6 होंगे। तो बताओ sp3d2 संकरण पर आकृति कैसी होती है बच्चों? अष्टफल की होती है। कैसी होती है? अष्टफल की होती है। तो याद रखिएगा SF6 की संरचना अष्टफल की है और SF4 की संरचना, SF4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम में काफी बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। SF4 की संरचना कैसी होती है? विकृत चतुष्फल की या सीसा या के शेप। और SF6 की संरचना कैसी होती है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल की है। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर आप इंग्लिश मीडियम में भी बैच लीजिए, इंग्लिश मीडियम में भी वीडियोस बनाइए। तो बिल्कुल एक बार अभी ये शुरुआत की है मैंने, धीरे धीरे जब टाइम बीतेगा तो जरूर मैं इंग्लिश मीडियम के बैच भी शुरू करूँगा। फिलहाल समय की कमी की वजह से ये इतना ही हो पा रहा है। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम भी शुरू करेंगे, एक बार चैनल को थोड़ा और ज़्यादा प्रमोट हो जाने दीजिए। हैलोजन के साथ क्रियाशीलता के बाद अगली जो क्रियाशीलता है वो है हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता देखिएगा, वर्ग 15 में मैं तुलना भी कर रहा हूँ, साथ साथ में आपको भी तुलना करके ही पढ़ना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि वर्ग 16 पढ़ो तो वर्ग 15 गायब हो गया दिमाग में से, ऐसा नहीं करना है। तो वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं वो हमें बात करनी है। मैंने आपको बताया था कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं? EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। याद है? जैसे अमोनिया, फोस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन, ये सब बिस्मिथीन आदि मैंने बताए थे आपको, और फिर उनके कुछ गुण आपको मैंने पढ़ाए थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ग 16 के जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। H2E प्रकार के क्या बनाते हैं बच्चों? हाइड्राइड। जहां E क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब तत्व, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो बताइएगा, E के स्थान पे ऑक्सीजन रखोगे तो H2O, E के स्थान पे सल्फर रखोगे H2S, E के स्थान पर सेलेनियम रखोगे H2Se, H2Te और H2PO। तो इस प्रकार के हैलाइड बनते हैं। तो सर प्रश्न क्या आता है? तो देखो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम। अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम। अम्ल की यदि एक सामान्य परिभाषा देखें तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो H+ आयन का क्या करते हैं? त्याग। क्या कहलाते हैं? अम्ल। जो अम्ल H+ आयन का जितनी आसानी से त्याग करेगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। जो अम्ल H+ आयन का जितनी आसानी से त्याग करेगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। तो हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सा हाइड्राइड अपना H+ आयन शीघ्रता से रैपिडली त्याग करेगा, वही क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। और जो सबसे मुश्किल से करेगा वो सबसे दुर्बल अम्ल होगा। तो बहुत आसान है, देखिएगा, यदि हम H2O की बात करें तो H2O में ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा है कि नहीं? उससे बड़ा आकार किसका है? सल्फर का।
हम यहाँ पर पहले केंद्रीय परमाणु के आकार की बात कर लेते हैं। तो बताओ सबसे छोटा आकार किसका होगा? ऑक्सीजन का। उससे बड़ा आकार किसका है? सल्फर का। उससे बड़ा आकार किसका है? सेलेनियम का। उससे बड़ा टेल्यूरियम का। सबसे बड़ा कौन होता है? पोलोनियम होता है। तो ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा होने के कारण से HO बंध की बंध लंबाई सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी? जैसे ऐसे मान लीजिएगा कोई छोटा बच्चा है तो उसके हाथ छोटे छोटे होते हैं कि नहीं होते? बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके हाथ क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। हालांकि एक टाइम के बाद में ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसके हाथ छोटे छोटे होते हैं, उंगली छोटी छोटी होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके हाथ उंगली क्या होती जाती है? बड़ी बड़ी। तो बताओ वैसे ही है, ऑक्सीजन छोटा है तो ये बंध क्या होगा? छोटा। ठीक है, H2O ही तो है ना, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो इसमें देखो ये बंध थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि सल्फर का आकार क्या है? बड़ा है। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। अब H2SE में ये बंध है ना और बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेलेनियम का आकार सल्फर से क्या है? ज्यादा। टेल्यूरियम वाले हाइड्राइड में ये बंध और ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि टेल्यूरियम का आकार और बड़ा होता है। और सबसे बड़ा बंध किसमें होगा? पोलोनियम में, क्योंकि पोलोनियम का आकार क्या होता है? सबसे बड़ा। तो केंद्रीय परमाणु का आकार छोटा है तो केंद्रीय परमाणु और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है उसकी बंध लंबाई क्या होगी? कम। ये बंध लंबाई कम होगी, ये बंध लंबाई ज्यादा होगी। बंध लंबाई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये बंध लंबाई छोटी होगी, सबसे बड़ा बंध लंबाई किसकी होगी? पोलोनियम वाले की होगी। क्यों? क्योंकि पोलोनियम का आकार सबसे बड़ा है। और बंध लंबाई बढ़ने पर बंध ऊर्जा में क्या आती है? कमी। बंध जितना ज्यादा लंबा होता है उसकी बंध ऊर्जा उतनी ही कम होती है। बंध लंबाई विक्रमानुपाती किसके? बंध ऊर्जा की। मैंने आपको जब वर्ग 15 में जब मैंने आपको अपचायकता पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि बंध जितना बड़ा होता है वो उतना ही आसानी से टूट जाता है। लंबाई ज्यादा तो उसको टूटने में जोर क्या आएगा? कम आएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा किसकी होगी? बंध लंबाई सबसे कम है, बंध लंबाई सबसे कम, बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा। बंध लंबाई सबसे कम, बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा, और इसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा और बंध ऊर्जा सबसे कम। तो बताओ कौन सा बंध आसानी से टूटेगा? ये वाला बंध टूटेगा सबसे आसानी से। इसका मतलब सबसे प्रबल। अच्छा, बंध टूटने से क्या होगा? H+ आयन का त्याग आसानी से होगा कि नहीं होगा? भाई H+ आयन कब त्यागा जाएगा? जब ये बंध टूटेगा। तो बताओ जिसकी बंध ऊर्जा सबसे कम होगी उसका बंध आसानी से टूटेगा, और बंध आसानी से टूटेगा तो H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2PO की। और अगर ये नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2TE की। तो बताओ अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम क्या होगा? ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा और सबसे कम कौन होगा? H2O। जैसे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है H2O और H2S में प्रबल अम्ल कौन है? ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी है? तो आप कहोगे H2S की है। क्यों? क्योंकि सल्फर का आकार क्या है? बड़ा। और सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण HS बंध की बंध लंबाई HO बंध की बंध लंबाई की तुलना में ज्यादा है, बंध ऊर्जा कम है, बंध आसानी से टूट जाएगा, H+ आयन का त्याग आसानी से होगा, इसलिए H2S की अम्लीय प्रवृत्ति H2O से क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आपने नोट किया कि EH बंध की बंध लंबाई बढ़ने पर, EH बंध की बंध लंबाई बढ़ने पर, EH बंध की बंध लंबाई बढ़ने पर बंध ऊर्जा में कमी आती है। कौन से बंध की? भैया EH की आएगी। EH बंध की बंध लंबाई बढ़ने पर EH बंध की बंध ऊर्जा में कमी आती है, बंध आसानी से टूट जाता है, H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये तो बात कर ली हमने अम्लीय प्रवृत्ति की। उसके बाद में दूसरा जो क्रम है वो इसी आधार पर उसको भी हम जान लेंगे, अपचायकता का क्रम। किसका क्रम बच्चों? अपचायकता का क्रम या अपचायक प्रवृत्ति का क्रम। देखिएगा अपचायक क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन का क्या करे? त्याग करे। हाइड्रोजन का त्याग करे।
तो जिसका बंध बड़ा होगा ना वो अपना हाइड्रोजन भी आसानी से त्यागेगा। भाई जब इसको अम्ल के रूप में कार्य करना होगा तब तो ये H+ त्याग देगा, और जब अपचयक के रूप में कार्य करना होगा तो ये हाइड्रोजन का क्या करेगा, त्याग। तो हाइड्रोजन अपना सबसे आसानी से कौन त्यागेगा, H2PO। उसका मतलब अपचयक प्रवृत्ति का क्रम भी यही होगा जो अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग 16 के जो हाइड्राइड है उनकी अम्लीय प्रवृत्ति और उनकी अपचयक प्रवृत्ति दोनों का क्रम एक समान होता है, और दोनों का कारण भी एक ही होता है कि EH बंध की बंध लंबाई बढ़ने पर बंध ऊर्जा में कमी आती है, और बंध ऊर्जा यदि कम होती है तो बंध आसानी से टूटता है, H+ या हाइड्रोजन का त्याग आसानी से होता है, इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है और अपचयकता भी बढ़ती है। समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। चलिएगा, इसके बाद में हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता हमने बात की, दो गुण मैंने आपको बताए, दो क्रम मैंने आपको बताए। तीसरा जो क्रम है वो है गलनांक व क्वथनांक का। गलनांक व क्वथनांक का 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि अणुभार बढ़ने पर गलनांक को हम MP बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को BP बोलेंगे। ठीक है, 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है कि MP व BP समानुपाती होते हैं अणुभार के, यानी अणुभार बढ़ने पर MP व BP के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इसका मतलब अणुभार बढ़ने पर MP BP बढ़ता है। इसका मतलब MP BP का क्रम ये होना चाहिए, भाई सबसे ज्यादा अणुभार किसका होगा, H2PO का। H2PO का अणुभार होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक भी किसका होना चाहिए, H2PO का, और सबसे कम गलनांक क्वथनांक किसका होना चाहिए, H2O का। लेकिन H2O का गलनांक क्वथनांक सबसे कम नहीं होता, इसका गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। 11th क्लास में आपने एक बात पढ़ी है कि गलनांक व क्वथनांक अणुभार बढ़ने पर बढ़ते हैं, परंतु यदि किसी यौगिक के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं तो फिर हम अणुभार नहीं देखते। तो आपने पढ़ा है कि H2O के अणुओं के मध्य क्या पाए जाते हैं बच्चों, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण से H2O का जो गलनांक क्वथनांक है वो H2PO से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अणुभार बढ़ने पर गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं, परंतु यदि किसी यौगिक के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है तो फिर चाहे उसका अणुभार सबसे कम ही क्यों ना हो, उसका गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो क्रम क्या हो गया, ये क्रम हो गया गलनांक व क्वथनांक का। एक बात और आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे H2O द्रव होता है और H2S क्या है, गैस। ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि H2O के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और H2S के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते। तो ये मैंने आपको बता दिया गलनांक व क्वथनांक का क्रम। तो ये थी हमारी क्रियाशीलता किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। पहली किसके साथ पढ़ी, हेलोजन के साथ। दूसरी किसके साथ पढ़ी, हाइड्रोजन के साथ। तीसरी क्रियाशीलता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ वर्ग 16 के तत्व क्रिया करके दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 व EO3। याद कीजिएगा वर्ग नंबर 15, वहां पर दो प्रकार के ऑक्साइड बन रहे थे ऑक्सीजन के साथ, E2O3 और E2O5। वर्ग 16 के जो तत्व हैं वो EO2 और EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन गैस का क्या करता है, निर्माण, O3। ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब तो ओजोन बनेगी, और शेष जो तत्व है वो EO2 व EO3 प्रकार के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्साइड है SO2 व SO3। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, SO2 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और ओजोन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ पढ़ा दी। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डाई ऑक्सीजन गैस। डाई ऑक्सीजन गैस।
क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इस गैस का निर्माण सबसे पहले 1772 में सीले नामक वैज्ञानिक ने किया। इस गैस का निर्माण सबसे पहले 1772 में सीले नामक वैज्ञानिक ने किया। और कैसे किया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके। मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है HgO, HgO को गर्म किया तो बना Hg+O2, बैलेंस किया 2 और यहाँ पे क्या लगा दिया 2। तो ध्यान रखिएगा, डाई ऑक्सीजन गैस रासायनिक सूत्र सबको पता है O2, और इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया? सीले ने। हम बात करेंगे इसको बनाने की विधियों की। देखिएगा, डाई ऑक्सीजन गैस को बनाने की विधियां। बनाने की विधियों की यदि हम बात करें तो नंबर 1 है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके। और ये जो विधि है ये डाई ऑक्सीजन गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि है। कैसी विधि है? प्रयोगशाला विधि। तो देखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है? KClO3। KClO3 को क्या किया जाता है? गर्म उत्प्रेरक काम में लेते हैं MnO2। MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस डाई ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? निर्माण। रिएक्शन को बैलेंस किया, यहाँ पे लगा दिया 2 KClO3 = 2 KCl। 2 KCl, इधर भी 2 KCl। ऑक्सीजन कितनी है? 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो 2 KClO3 = 2 KCl + 3O2। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है या डाई ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। दूसरी विधि है कुछ ऑक्साइड एवं पेरोक्साइडों को गर्म करके। पहली विधि समझ में आ गई होगी, याद करनी है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके। दूसरी विधि है कुछ ऑक्साइड व पेरोक्साइड को गर्म करके। कुछ ऑक्साइड व पेरोक्साइडों को कुछ ऑक्साइडों व पेरोक्साइडों को गर्म करके। दूसरी विधि देखिएगा, कुछ ऑक्साइड पेरोक्साइड आपको ध्यान रखने हैं, जैसे AgO को गर्म किया, Ag2O को गर्म किया, ठीक है। HgO को अभी गर्म किया ही था, सीले ने किया था इसको सबसे पहले गर्म। HgO को गर्म करके, Pb3O4 को गर्म करके, Pb3O4। इसके अलावा PbO को गर्म करके, H2O2 को गर्म करके और BaO2 को गर्म करके। ये ऑक्साइड है सिल्वर का, ये मरकरी का ऑक्साइड है, ये लेड का ऑक्साइड है, ये भी लेड का ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये क्या है? बेरियम पेरोक्साइड। तो कुछ ऑक्साइड और कुछ पेरोक्साइडों को गर्म करके हम डाई ऑक्सीजन गैस का क्या कर सकते हैं? निर्माण। तो इनको गर्म करना है, तो मैंने सबसे पहले एरो खींच दी। यहाँ पे ट्राइंगल का मतलब होता है गर्म करना, ट्राइंगल के साइन बना दिए। इनको गर्म करना है तो सबके 2 अणु आप ले लीजिएगा ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखिएगा, जब Ag2O को गर्म करते हैं तो Ag कितने हो गए? 4, तो 4Ag+O2, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती ये वाली रिएक्शन। 2HgO को गर्म करोगे तो 2Hg+O2। ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेड का ऑक्साइड है Pb3O4। Pb3O4 को गर्म करते हैं तो बनता है 6PbO+O2। ये देखो 6 हो गए ना Pb, तो 6PbO+O2। 2PbO को गर्म करते हैं तो बनता है 2Pb+O2। 2H2O2 को गर्म करते हैं तो बनता है 2H2O+O2। और 2BaO2 को गर्म करते हैं तो बनता है 2BaO+O2। तो ये कुछ ऑक्साइड एवं पेरोक्साइडों को गर्म करके हम क्या बना सकते हैं? डाई ऑक्सीजन गैस। सभी रिएक्शंस को आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो कौन सी है? इनमें से यदि पूछी जाए, इंपॉर्टेंट पूछी जाए तो कौन सी होगी? Pb3O4 वाली, जिसे हम लाल सिंदूर भी कहते हैं। याद रखिएगा, Pb3O4 को क्या कहते हैं? लाल सिंदूर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रियाएं। गोल्ड एवं प्लेटिनम एवं
कुछ अक्रिय गैसों को छोड़कर, गोल्ड एवं प्लेटिनम एवं कुछ अक्रिय गैसों को छोड़कर शेष सभी तत्वों के साथ ये क्या कर सकती है, क्रिया कर सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमें याद करने हैं, जैसे कार्बन के साथ क्रिया, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया, इसके अलावा आप पीबीएस के साथ क्रिया याद करेंगे, जेडएनएस के साथ क्रिया याद करेंगे, इसके अलावा CH4 के साथ आपको क्या करनी है, क्रिया याद करनी है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको याद करनी है। इनमें से कार्बन, एल्यूमिनियम, जेडएनएस ले लीजिएगा, जेडएनएस पूछा जाता है परीक्षा में, और CH4, इसके अलावा P4 के साथ भी आपको केमिकल रिएक्शन याद करनी है। तो C के साथ तो बहुत इजी सी रिएक्शन, C+O2 से क्या बनता है, CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है, CO2। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम प्लस O2 से बनता है Al2O3, जिसे एल्यूमिना कहा जाता है। Al प्लस O2 से क्या बनता है बच्चों, Al2O3। तो यहाँ पर गरम का निशान लगाना है, बिना गरम किए रिएक्शन नहीं होगी, ये दहन की प्रक्रिया एक तरह से। तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 2, 4 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन कितनी हो गई 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है। ZnS प्लस O2 से बनता है ZnO प्लस SO2। ये वर्जन की अभिक्रिया है। ये क्या है, वर्जन की अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। सल्फाइड एस होता है जिंक का ZnS। ठीक है। किसी सल्फाइड एस को ऑक्सीजन के साथ गर्म करना क्या कहलाता है, वर्जन, जो आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाऊंगा मैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगाया तो 2 Zn हो गए, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। S कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। जैसे ही 2 लगेगा तो ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 2 ZnS प्लस 3 O2 इक्वल टू 2 ZnO प्लस 2 SO2। CH4 के साथ यदि केमिकल रिएक्शन लिखनी हो तो हाइड्रोकार्बन का जब हम दहन करवाते हैं तो हमेशा 2 चीजें बनती है, एक CO2 प्लस एक H2। किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन करवा लो, चाहे C2H6 का करवा लो, चाहे C3H8 का करवा लो, चाहे बेंजीन का करवा लो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन करवाते हैं तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एक H2O बनता है। तो रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा, कार्बन दोनों तरफ सेम है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और P4 के साथ ऑक्सीजन की क्रिया लिखते हैं तो बताओ क्या बनता है, P4O10। आपको याद होगा ये रिएक्शन मैंने आपको फॉस्फोरस के अपरूप में पढ़ाई थी। मैंने कहा था श्वेत फॉस्फोरस को जो वायु में खुला छोड़ा जाता है तो वो आग पकड़ लेता है, और P4O10 के सघन श्वेत क्या बनाता है, धूम्र। यहाँ पे क्या लग जाएगा 5 लग जाएगा। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है डाई ऑक्सीजन गैस की। ठीक है। PDF में आपको ये रिएक्शंस मिल जाएगी। इसके बाद में आपको डाई ऑक्सीजन गैस के उपयोग याद करने हैं। डाई ऑक्सीजन गैस के उपयोग क्या है, सबसे पहला उपयोग है वेल्डिंग में। ऑक्सी एसिटिलीन या ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। देखिएगा जब भी वेल्डिंग की जाती है तो या तो एसिटिलीन काम में लेते हैं या हाइड्रोजन काम में लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन जरूर होती है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर एसिटिलीन गैस काम में ली जा रही है तब उसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहेंगे, और ऑक्सीजन के साथ यदि हाइड्रोजन गैस काम में ली जा रही है तो उसे ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग कहा जाता है। तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा, द्रव प्रणोदक, जो रॉकेट होता है उसके अंदर प्रणोदक भरा जाता है तो उसमें भी कौन सी गैस काम में आती है, ऑक्सीजन, ऑक्सी कारक के रूप में। और तीसरा जो उपयोग है ऑक्सीजन गैस का वो है श्वसन में। ये तो सबको पता है ना, श्वसन में इसका उपयोग होता है, हम सांस ले रहे हैं, इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा डाइऑक्सीजन गैस को क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। कृत्रिम श्वसन में, कृत्रिम श्वसन में भी किसका उपयोग किया जाता है, डाइऑक्सीजन गैस का। तो ये कुछ उपयोग है जो आपको ध्यान रखने हैं। डाइऑक्सीजन गैस के उपयोग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल को, इन वीडियोस को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कीजिएगा
ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इसका फ़ायदा उठा पाए। अगले वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस से। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।